हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिने वुडहब वन चैनल। आज हम बात करेंगे सालार भाग एक युद्ध विराम 2023 में रिलीज होने वाली एक भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन प्रशांत नील ने और निर्माण विजय किरागंदूर ने होमब्ले फिल्म्स के तहत। फिल्म में प्रभास मुख्य भूमिका में हैं, उनके साथ पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हासन, जगपति बाबू, बॉबी सिम्हा और श्रिया रेड्डी जैसे कलाकार हैं। खानसार के काल्पनिक डायस्टोपियन शहर राज्य में, जहां राजशाही अभी भी मौजूद है, फिल्म खानसार के निर्वासित राजकुमार देवा प्रभास और खानसार के वर्तमान राजकुमार वरदा पृथ्वीराज सुकुमारन के बीच की दोस्ती का अनुसरण करती है। जब उसके पिता के मंत्रियों और उसके रिश्तेदारों द्वारा तख्तापलट की योजना बनाई जाती है, तो वरदा खानसार का निर्विवाद शासक बनने के लिए देवा की मदद लेता है। फिल्म की शुरुआती कहानी नील की पहली फिल्म उग्रग्राम 2014 से ली गई थी और ये 2 भाग वाली फिल्म का पहला भाग है। इसे आधिकारिक तौर पर दिसंबर 2020 में सालार शीर्षक के तहत घोषित किया गया था। हालांकि जुलाई 2023 में इसकी पहली किस्त का शीर्षक सालार भाग एक युद्ध विराम रखा गया था। मुख्य फोटोग्राफी जनवरी 2021 में शुरू हुई और 2023 के अंत में लपेटने से पहले लगभग 3 वर्षों में कई चरणों में छिटपुट रूप से हुई। फिल्मांकन स्थानों में तेलंगाना, इटली और बुडापेस्ट शामिल थे। महामारी, रीशूट और वीएफएक्स में देरी से लेकर उत्पादन की कठिनाइयों ने सालार की रिलीज की तारीख को कई बार टाल दिया। भाग एक सीजफायर 22 दिसंबर 2023 को क्रिसमस के साथ सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। यह एक व्यावसायिक सफलता थी, जिसने 270 करोड़ रुपए के बजट पर 700 करोड़ रुपए की कमाई की, जिससे ये 2023 की सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बन गई, जो अब तक की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म है और अपने नाट्य प्रदर्शन के अंत में अब तक की 17वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। 1985 में देव और वर्धा मन्नार खानसार में अभिन्न साथी हैं, जो एक शक्तिशाली शहर राज्य है, जिस पर वर्धा के पिता राजा मन्नार के नेतृत्व में राजशाही सरकार का शासन है। जब राजा मन्नार शौर्यंगा जनजाति के विनाश का आदेश देता है, तो एक हिंसक भीड़ देव और उनकी मां पर उनके निवास पर हमला करती है। वर्धा हस्तक्षेप करता है और उनकी जान बख्शने के बदले में भीड़ के नेता को अपने कब्जे में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र प्रदान करता है। फिर वह सुनिश्चित करता है कि दोनों चुपचाप खानसार को हमेशा के लिए छोड़ दें, लेकिन देव जब भी वर्धा उसे बुलाएगा, वापस लौटने की कसम खाता है। 2017 में एनआरआई कृष्णकांत को पता चलता है कि उनकी बेटी आद्या उनके बिना जाने न्यूयॉर्क शहर में उनके घर से अपनी मां की अस्थियों को विसर्जित करने के लिए वाराणसी गई है। उसका आगमन वर्धा की स्पष्ट रूप से पागल सौतेली बहन राधाराम की वफादार नौकरानी ओबुलम्मा को सतर्क करता है। वह अपने गुर्गों को उसका अपहरण करने का निर्देश देती है। कृष्णकांत बिलाल की सहायता लेते हैं, जो आद्या को असम के तिनसुकिया में अपने दोस्त देवा के आउटहाउस में सुरक्षित रखता है, जहां वह देवा की कठोर मां द्वारा चलाए जा रहे स्कूल में नौकरी के लिए आई होने का दिखावा करती है। हालांकि अंततः उसे खोज लिया जाता है और उसका अपहरण होने वाला होता है, लेकिन देवा की मां, जिसने उसे हमेशा हिंसा का सहारा लेने से रोका था, अनिच्छा से उसे बचाने का निर्देश देती। घटनाओं के इस मोड़ से निराश होकर देवा की मां उसके साथ भागने का फैसला करती है, लेकिन आद्या और बिलाल को एक काफिले में ले जाते हुए देखने पर वह फिर से देवा को उसे बचाने के लिए संकेत देती है। देवा काफिले को रोकता है, जिस पर खानसार का प्रतीक है, और वर्धा, ओबुलम्मा और राधाराम का ध्यान आकर्षित करता है। बाद में पता चलता है कि उसने देवा को वर्धा के खिलाफ खड़ा करने के लिए घटनाओं का मंचन किया है, क्योंकि खानसार के प्रतीक का विरोध करने का मतलब मौत है, एक नियम जिसे खुद देवा ने 7 साल पहले स्थापित किया था। वह ये भी दावा करती है कि वर्धा और देवा में से केवल एक ही आगामी टकराव से बचेगा। इस बीच बिलाल खानसार, देवा और वर्धा की कहानी आद्या को सुनाता है। 1127 में मन्नार, शौर्यांगा और घनियार जनजातियों के बर्बर डकैतों ने एक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, जिसे उन्होंने खानसार कहा। तीनों जनजातियों के योद्धाओं ने हमेशा खानसार को ब्रिटिश राज के दौरान भी विलय से बचाया है। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बाद राजा मन्नार के पिता शिव मन्नार ने खानसार की स्वायत्तता की घोषणा की, नक्शे से इसका अस्तित्व मिटा दिया। आंतरिक संघर्षों से बचने के लिए उन्होंने खानसार को 101 प्रांतों में वर्गीकृत किया। प्रांतों पर शासन करने के लिए कापू को और 10 कापू की देखरेख के लिए 8 डोरा को नियुक्त किया। उन्होंने खुद को कर्ता राजा घोषित किया। उन्होंने खानसार के लिए एक संविधान निबंधन भी लिखा, जिसे लागू किया गया। 1985 में शिव मन्नार के निधन के बाद राजा मन्नार ने शौर्यंगा जनजाति के व्यक्ति धारा रायसर की हत्या कर दी, जो अगले कर्ता बनने वाले थे, और क्रांति से बचने के लिए पूरी जनजाति को खत्म कर दिया। उन्होंने मन्नार और घनियार जनजातियों से अपने सहयोगियों को डोरा और कापू के रूप में नामित किया, जिससे खानसार पर उनका अधिकार स्थापित हो गया।
2010 में राधाराम के पति भारवा ने राजा मन्नार पर वर्धा और उसके भाई बाची के साथ मेल मिलाप करने का आग्रह किया, जिसे उन्होंने 1985 में अपना क्षेत्र देने के लिए निष्कासित कर दिया था। राजा मन्नार ने विक्षिप्त डोरा रंगा को वर्धा के लिए अपनी सीट छोड़ने का आदेश दिया, जिससे वह क्रोधित हो गया। फिर उसने राधाराम को रीजेंट नियुक्त करते हुए खानसार को कुछ कर्तव्य पर छोड़ दिया। अपने पिता की अनुपस्थिति में सिंहासन के लिए झगड़े से बचने के लिए राधाराम ने युद्ध विराम शुरू करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन डोराओं से भारी विरोध का सामना करना पड़ा, जो निबंधन के अनुसार युद्ध विराम के लिए वोट देने के अपने अधिकार का दावा करते हैं। 9 दिनों के बाद चुनाव निर्धारित है और राजा मन्नार के सबसे बड़े बेटे रुद्र मन्नार सहित सभी डोरा मतदान समाप्त होते ही अपने दावे को चुनौती देने के लिए विभिन्न देशों से भाड़े के सैनिकों को लाते हैं। देव खानसार पहुंचता है और वर्धा के आग्रह पर ज्यादातर समय उसके अपमान को सहता है। हालांकि जब विष्णु, एक घनियार डोरा नारंग का बेटा, जो लगातार अनुसूचित जनजाति की लड़कियों को बलात्कार के लिए चुनता है, एक लड़की से छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है, तो देव उससे लड़ता है और उसे मार डालता है। नतीजतन देव, वर्धा और सभी सहयोगी कैद हो जाते हैं। रुद्र नारंग को वर्धा के खिलाफ भड़काता है और विष्णु की मौत के मुकदमे के दौरान उसे मारने के लिए कहता है। देव लगातार नारंग से वर्धा को छोड़ने की विनती करता है, लेकिन जब वह पीछे हटने से इनकार करता है तो उसका सिर काट देता है। मतदान के दिन राजा मन्नार लौटता है और युद्ध विराम के पक्ष में मतदान करता है, लेकिन वर्धा अपना निर्णायक वोट युद्ध विराम को समाप्त करने के पक्ष में डालता है। वर्धा और देवा फांसी से बच निकलते हैं और रंगा और उसके क्रूर नशेड़ी गुर्गों की हत्या कर देते हैं। दूसरी ओर राजा मन्नार राधाराम को बताते हैं कि शौर्यांग जनजाति नरसंहार से बचकर जीवित है और भारवा एक शौर्यांग जनजाति का व्यक्ति है, जो लगातार उनके खिलाफ साजिश रच रहा है। वे भारवा के दाहिने हाथ थिरू को पकड़ लेते हैं, जो उन्हें बताता है कि देवाधारा का पुत्र है और खानसार की गद्दी का वास्तविक उत्तराधिकारी है और धारा के परिवार को बचाने के लिए वर्धा ने अपने क्षेत्र का बलिदान दिया। दूसरी ओर घनियार जनजाति के लोग वाली, गुरुंग और चीका मन्नार के खिलाफ हाथ मिलाते हैं। जब सलार भाग 1 सीजफायर का टीजर 6 जुलाई 2023 को रिलीज किया गया था, तो इसे 24 घंटे में 83 मिलियन से अधिक बार देखा गया था, जिसने किसी भारतीय फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। फिल्म का पहला ट्रेलर 1 दिसंबर 2023 को रिलीज किया गया था। दूसरा ट्रेलर 18 दिसंबर 2023 को रिलीज किया गया था। फिल्म के अंत में सालार भाग 2 शौर्यंगा पर्वम शीर्षक से फिल्म का सीक्वल सामने आया। जनवरी 2024 में केरागंदूर ने पुष्टि की कि स्क्रिप्ट तैयार है। नवंबर 2024 में होमप्ले फिल्म्स ने घोषणा की कि सीक्वल 2026 में रिलीज होगा। सीक्वल का फिल्मांकन अगस्त 2024 से रामोजी फिल्म सिटी में जारी रहा। सालार पार्ट 1 सीजफायर एक एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे प्रशांत नील ने डायरेक्ट किया है और इसमें प्रभास मुख्य भूमिका में है। फिल्म की कहानी दोस्ती, धोखा और बदले के इर्द गिर्द घूमती है और इसकी पृष्ठभूमि एक काल्पनिक जगह खनसार की है। कहानी की शुरुआत होती है देव पृथ्वीराज सुकुमारन और वर्धा प्रभास की दोस्ती से। दोनों बचपन के अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार रहते हैं, लेकिन वक्त के साथ हालात बदल जाते हैं और उनके रास्ते अलग हो जाते हैं। देव खनसार नाम की एक खतरनाक और रहस्यमयी जगह का हिस्सा बन जाता है, जहां कई अपराधी कबीले रहते हैं। खनसार में अलग अलग गुटों की सत्ता चलती है और यहां ताकतवर बनने की ओर लगी रहती है। वर्धा की एंट्री। दूसरी तरफ वर्धा एक आम जिंदगी जी रहा होता है, लेकिन जब देव की मां और कुछ लोग खतरे में पड़ जाते हैं, तो देव मदद मांगता है अपने पुराने दोस्त वर्धा से। वर्धा पहले मना करता है, लेकिन फिर अपने दोस्त की खातिर खून खराबे की दुनिया में लौटने का फैसला करता है। फ्लैशबैक और बचपन की कहानी। फिल्म में फ्लैशबैक के जरिए वर्धा और देव की बचपन की कहानी भी दिखाई जाती है, कैसे दोनों की दोस्ती मजबूत हुई थी और कैसे वर्धा अपने दोस्त के लिए कुछ भी कर गुजरने वाला इंसान बना। मुख्य संघर्ष। वर्धा खनसार आता है और वहां की गंदी राजनीति और खून खराबे में शामिल हो जाता है। वो देव की मदद करता है सत्ता पाने में, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, वर्धा को एहसास होता है कि देव अब वैसा दोस्त नहीं रहा जो पहले था। देव सत्ता के लालच में वर्धा से ही धोखा कर देता है। यहीं से कहानी मोड़ लेती है, दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है। क्लाइमैक्स। फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत धमाकेदार होता है। वर्धा का बदला, उसके एक्शन सीक्वेंस और खनसार की गंदी राजनीति को उजागर करते हुए फिल्म खत्म होती है, लेकिन पूरी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ पार्ट 1 है। आगे की कहानी सालार पार्ट 2 शूरवीर में देखने को मिलेगी। फिल्म में जबरदस्त एक्शन, इमोशनल दोस्ती, राजनीतिक साजिशें और दमदार डायलॉग्स हैं। प्रभास ने एकदम रफ और इंटेंस लुक में वर्धा का किरदार निभाया है, जो अपने दोस्त के लिए सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन जब वही दोस्त उसे धोखा देता है, तो वो रुकता नहीं।
नवंबर 2020 में नील को एनटी रामा राव जूनियर या प्रभास के साथ अपने अगले निर्देशन उपक्रमों के लिए जल्द ही उत्पादन शुरू करने की सूचना मिली थी। 2 दिसंबर को होमप्ले फिल्म्स ने घोषणा की कि नील अगली बार प्रभास के साथ एक तेलुगु भाषा की फिल्म नील की पहली पर सहयोग करेंगे, जिसका शीर्षक सालार है। 15 जनवरी 2021 को हैदराबाद में फिल्म के कलाकारों और चालक दल की उपस्थिति में एक मुहूर्त पूजा समारोह आयोजित किया गया था। नील के साथ अपनी चौथी लगातार फिल्म में रवि बसरोर को उसको बनाने के लिए चुना गया, जबकि भुवन गौड़ा और उज्ज्वल कुलकर्णी को क्रमशः छायांकन और संपादन संभालने के लिए संपर्क किया गया था। एक भाग वाली फिल्म होने की शुरुआत में 8 जुलाई 2023 को प्रोडक्शन हाउस ने घोषणा की कि सालार को 2 भागों में रिलीज किया जाएगा, जिसमें पहला उपशीर्षक सीजेफाया होगा। प्रभास को कास्ट करने पर नील ने कहा, मैं उनकी मासूमियत से आकर्षित हुआ। प्रभास अन्य अभिनेताओं की तुलना में अधिक मासूमियत दिखाते हैं। इस मासूमियत को बाहर निकालना और इसे स्क्रीन पर दिखाना शानदार होगा। 15 जबकि प्रभास ने कहा कि उनका किरदार बेहद हिंसक है, कुछ ऐसा जो उन्होंने वास्तव में पहले कभी नहीं किया है। 16 बाद में बताया गया कि वह अपनी भूमिका के लिए अधिक फिट और मांसल हो गए हैं। 17 आगे बताया गया कि वह दोहरी भूमिका निभाएंगे, जिसे बाद में अस्वीकार कर दिया गया। 28 जनवरी 2021 को प्रभास ने श्रुति हासन को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और सालार टीम में उनका स्वागत किया। उन्होंने आराध्या की भूमिका निभाई और उन्हें 8 करोड़ रुपए का पारिश्रमिक मिला। कोची में राधे श्याम के लिए एक प्रेस मीट के दौरान प्रभास ने खुलासा किया कि पृथ्वीराज सुकुमारन फिल्म में प्रभास के साथ अन्य मुख्य भूमिका निभाएंगे। इस प्रकार पुलिस 2010 के बाद पृथ्वीराज की तेलुगु सिनेमा में वापसी होगी। मधु गुरुस्वामी, जगपति बाबू, ईश्वरी राव, श्रेया रेड्डी, टीनू आनंद, बॉबी सिम्हा, रामचंद्र राजू, सप्तगिरी को प्रमुख भूमिकाएं निभाने के लिए चुना गया। प्रमोशनल ट्रेलर में माइम गोपी और जॉन विजय की मौजूदगी से उनके शामिल होने का पता चला। मुख्य फोटोग्राफी 27 जनवरी 2021 को तेलंगाना के एक शहर गोदावरीखानी में एक सेट पर शुरू हुई। हासन 2 दिन बाद प्रोडक्शन में शामिल हुए। कथित तौर पर प्रभास पर आधारित एक एक्शन सीक्वेंस फिल्माया गया था। एक दिन बाद प्रभास की एक ऑन सेट तस्वीर सोशल मीडिया पर लीक हो गई और वायरल हो गई, जिससे फिल्मांकन के दौरान कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई। 8 फरवरी को सिनेमेटोग्राफर भुवन गौड़ा ने घोषणा की कि पहला चरण समाप्त हो गया है। दूसरा चरण 3 अगस्त 2021 को हैदराबाद में शुरू हुआ, जिसमें प्रभास और श्रुति के एक दृश्य को फिल्माया गया। चूंकि फिल्म निर्माता चाहते थे कि सालार किसी भी कोण से अगले स्तर पर दिखे, ये डार्क सेंट्रिक थीम तकनीक के माध्यम से शूट की गई पहली भारतीय फिल्म बन गई। 12 अगस्त तक दूसरा चरण समाप्त हो गया। मार्च 2022 में प्रभास की फिल्म राधे श्याम की रिलीज के तुरंत बाद फिल्मांकन रोक दिया गया था, जिसका मुख्य कारण स्पेन में उनके घुटने की सर्जरी करवाना और बाद में कल की 2898 ईस्वी के सेट में शामिल होना था। मई 2022 तक 30% फिल्मांकन कथित तौर पर पूरा हो गया था। तीसरा चरण 24 मई को शुरू होने की सूचना थी, लेकिन इसके बजाय 18 मई को शुरू हुआ। स्टूडियो ने उस दिन एक पर्दे के पीछे का वीडियो साझा किया, जिसमें चालक दल को एक एक्शन सीक्वेंस के लिए सेट तैयार करते हुए दिखाया गया था। चौथा चरण 28 जून को हैदराबाद में शुरू हुआ। शेड्यूल में कथित तौर पर एक एक्शन सीक्वेंस के लिए एक विशाल सेट बनाया गया था, जिसमें प्रभास, श्रुति और विभिन्न सेनानी थे, जिसकी स्टंट कोरियोग्राफी एंड्रीव की जोड़ी ने की थी। बताया गया कि शेड्यूल लंबा होगा। बताया गया है कि फिल्मांकन फरवरी 2023 की शुरुआत में अंतिम चरण में होगा और महीने के अंत तक समाप्त हो जाएगा। इस चरण में चालक दल ने लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से समुद्र के बीच में 20 मिनट लंबा एक्शन सीक्वेंस शूट किया। वीरा सिम्हा रेड्डी और वाल्टेयर वीरिया के पोस्ट प्रोडक्शन और रिलीज कार्यों में व्यस्त होने के बाद हासन 10 फरवरी को सेट पर शामिल हुए। उन्होंने 23 फरवरी तक अपने हिस्से का फिल्मांकन पूरा कर लिया। मार्च के मध्य में उत्पादन इटली के मटेरा में चला गया, फिर फिल्मांकन नेपल्स, फिर रोम और बुडापेस्ट में जारी रहेगा। 28 सितंबर 2023 की प्रारंभिक रिलीज की तारीख को सितंबर के मध्य में फिर से शूट करने के कारण स्थगित कर दिया गया था। अक्टूबर के अंत में एक बड़ा युद्ध अनुक्रम फिल्माया गया, जिसमें जीप, टैंक और ट्रंक सहित 750 से अधिक वाहन शामिल थे। मुख्य फोटोग्राफी लगभग 3 वर्षों में कुल 114 कार्य दिवसों के बाद पूरी हुई। दिसंबर 2022 में विजय किरागंदूर ने कहा कि दृश्य प्रभाव के काम में लगभग 6 महीने लगेंगे। अगस्त 2023 तक पोस्ट प्रोडक्शन का काम कर्नाटक के बसरोर गांव में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां संगीतकार रवि बसरोर का स्टूडियो स्थित है, कथित तौर पर सुरक्षा सुनिश्चित करने और लीक को रोकने के लिए। श्रुति हासन ने अगस्त 2023 के मध्य में अपने हिस्से की डबिंग शुरू की और तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम और हिंदी में ऐसा किया। उन्होंने सितंबर की शुरुआत में अपना डबिंग का काम पूरा कर लिया। पृथ्वीराज सुकुमारन 10 दिसंबर तक ऐसा ही करेंगे।
सितंबर के मध्य में लगभग 600 वीएफएक्स शॉट्स अभी भी लंबित थे, जिसके कारण रीशूट के साथ साथ मूल 28 सितंबर की रिलीज की तारीख को स्थगित कर दिया गया। सालार पार्ट 1 सीज़फायर 22 दिसंबर 2023 को मानक और आईमैक्स प्रारूपों में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। इसे कन्नड़, हिंदी, तमिल और मलयालम भाषाओं के डब संस्करणों के साथ तेलुगु में रिलीज किया गया था। फिल्म को तीव्र एक्शन दृश्यों और हिंसा के कारण केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से केवल वयस्कों के लिए प्रमाणन प्राप्त हुआ। निर्माताओं को यूए वर्गीकरण की उम्मीद थी, लेकिन वे कटौती करने के लिए तैयार नहीं थे, और चूंकि बोर्ड ने अपने नियमों को अपडेट किया था, इसलिए निर्माताओं ने वयस्क वर्गीकरण को स्वीकार कर लिया। इससे पहले अगस्त 2021 में ये घोषणा की गई थी कि फिल्म 14 अप्रैल 2022 को रिलीज होने वाली है। बाद में नील और होम्बले की फिल्म केजीएफ अध्याय 2 के कारण फिल्म को स्थगित कर दिया गया था, जो उस तारीख को रिलीज होने वाली थी। मार्च 2022 में निर्माता विजय किरागंदूर ने पिनकविला के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन में देरी के कारण फिल्म को 2023 की दूसरी तिमाही अप्रैल-जून तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। अगस्त 2022 में रिलीज की तारीख 28 सितंबर 2023 घोषित की गई थी, लेकिन इसे 22 दिसंबर 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 5 जुलाई 2024 को फिल्म जापान में रिलीज हुई, जिसने किसी भारतीय फिल्म के लिए तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग हासिल की। इसे कर्नाटक में प्रोडक्शन हाउस होम्बले फिल्म्स द्वारा रिलीज किया गया था। फिल्म को उत्तरी अमेरिका में मोक्ष मूवीज और प्रत्यंगिरा सिनेमा द्वारा संयुक्त रूप से वितरित किया गया था। ए फिल्म्स ने उत्तर भारत में वितरण अधिकार हासिल किए, जबकि पृथ्वीराज प्रोडक्शंस ने केरल में वितरण अधिकार हासिल किए। मैथिली मूवी मेकर्स ने निजाम क्षेत्र के वितरण अधिकार हासिल किए। फिल्म को आंध्र प्रदेश में श्री सिरी साई सिनेमाज, लक्ष्मी नरसिम्हा श्री मणिकांता फिल्म्स, गीता फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर, केएसएन टेली फिल्म्स, श्री विंगमंबा सिनेमाज और शिल्पकला एंटरटेनमेंट्स द्वारा वितरित किया गया था। तमिलनाडु के वितरण अधिकार रेड जायंट मूवीज ने हासिल किए। सालार पार्ट 1 सीज़फायर ने पहले दिन घरेलू स्तर पर 95 करोड़ रुपए कमाए, जबकि इसने दुनिया भर में कुल 178 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। ये फिल्म 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म, अब तक की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म, अब तक की छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दक्षिण भारतीय फिल्म, 2023 की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म और अब तक की 15वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनकर उभरी। इसने दुनिया भर में 700 करोड़ रुपए की कमाई की है। हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिने वुडहब 1 चैनल। आज हम बात करेंगे सालार भाग 1 युद्ध विराम 2023 में रिलीज होने वाली एक भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन प्रशांत नील ने और निर्माण विजय किरागंदूर ने होम्बले फिल्म्स के तहत। फिल्म में प्रभास मुख्य भूमिका में है। उनके साथ पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हासन, जगपति बाबू, बॉबी सिम्हा और श्रिया रेड्डी जैसे कलाकार हैं। खानसार के काल्पनिक डायस्टोपियन शहर राज्य में, जहां राजशाही अभी भी मौजूद है, फिल्म खानसार के निर्वासित राजकुमार देवा प्रभास और खानसार के वर्तमान राजकुमार वरदा पृथ्वीराज सुकुमारन के बीच की दोस्ती का अनुसरण करती है। जब उसके पिता के मंत्रियों और उसके रिश्तेदारों द्वारा तख्तापलट की योजना बनाई जाती है, तो वरदा खानसार का निर्विवाद शासक बनने के लिए देवा की मदद लेता है। फिल्म की शुरुआती कहानी नील की पहली फिल्म उग्रग्राम 2014 से ली गई थी और ये 2 भाग वाली फिल्म का पहला भाग है। इसे आधिकारिक तौर पर दिसंबर 2020 में सालार शीर्षक के तहत घोषित किया गया था। हालांकि जुलाई 2023 में इसकी पहली किस्त का शीर्षक सालार भाग 1 युद्ध विराम रखा गया था। मुख्य फोटोग्राफी जनवरी 2021 में शुरू हुई और 2023 के अंत में लपेटने से पहले लगभग 3 वर्षों में कई चरणों में छिटपुट रूप से हुई। फिल्मांकन स्थानों में तेलंगाना, इटली और बुडापेस्ट शामिल थे। महामारी, रीशूट और वीएफएक्स में देरी से लेकर उत्पादन की कठिनाइयों ने सालार की रिलीज की तारीख को कई बार टाल दिया। भाग 1 सीज़फायर 22 दिसंबर 2023 को क्रिसमस के साथ सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। यह एक व्यावसायिक सफलता थी, जिसने 270 करोड़ रुपए के बजट पर 700 करोड़ रुपए की कमाई की, जिससे ये 2023 की सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बन गई, जो अब तक की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म है और अपने नाट्य प्रदर्शन के अंत में अब तक की 17वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। 1985 में देव और वर्धा मन्नार खानसार में अभिन्न साथी हैं, जो एक शक्तिशाली शहर राज्य है, जिस पर वर्धा के पिता राजा मन्नार के नेतृत्व में राजशाही सरकार का शासन है। जब राजा मन्नार शौर्यंगा जनजाति के विनाश का आदेश देता है, तो एक हिंसक भीड़ देव और उनकी मां पर उनके निवास पर हमला करती है।
वर्धा हस्तक्षेप करता है और उनकी जान बख्शने के बदले में भीड़ के नेता को अपने कब्जे में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र प्रदान करता है। फिर वह सुनिश्चित करता है कि दोनों चुपचाप खानसार को हमेशा के लिए छोड़ दे, लेकिन देव जब भी वर्धा उसे बुलाएगा वापस लौटने की कसम खाता है। 2017 में एनआरआई कृष्णकांत को पता चलता है कि उनकी बेटी आद्या उनके बिना जाने न्यूयॉर्क शहर में उनके घर से अपनी मां की अस्थियों को विसर्जित करने के लिए वाराणसी गई है। उसका आगमन वर्धा की स्पष्ट रूप से पागल सौतेली बहन राधाराम की वफादार नौकरानी ओबुलम्मा को सतर्क करता है। वह अपने गुर्गों को उसका अपहरण करने का निर्देश देती है। कृष्णकांत बिलाल की सहायता लेते हैं, जो आद्या को असम के तिनसुकिया में अपने दोस्त देवा के आउट हाउस में सुरक्षित रखता है, जहां वह देवा की कठोर मां द्वारा चलाए जा रहे स्कूल में नौकरी के लिए आई होने का दिखावा करती है। हालांकि अंततः उसे खोज लिया जाता है और उसका अपहरण होने वाला होता है, लेकिन देवा की मां, जिसने उसे हमेशा हिंसा का सहारा लेने से रोका था, अनिच्छा से उसे बचाने का निर्देश देती। घटनाओं के इस मोड़ से निराश होकर देवा की मां उसके साथ भागने का फैसला करती है, लेकिन आद्या और बिलाल को एक काफिले में ले जाते हुए देखने पर वह फिर से देवा को उसे बचाने के लिए संकेत देती है। देवा काफिले को रोकता है, जिस पर खानसार का प्रतीक है, और वर्धा, ओबुलम्मा और राधाराम का ध्यान आकर्षित करता है। बाद में पता चलता है कि उसने देवा को वर्धा के खिलाफ खड़ा करने के लिए घटनाओं का मंचन किया है, क्योंकि खानसार के प्रतीक का विरोध करने का मतलब मौत है, एक नियम जिसे खुद देवा ने 7 साल पहले स्थापित किया था। वह ये भी दावा करती है कि वर्धा और देवा में से केवल एक ही आगामी टकराव से बचेगा। इस बीच बिलाल खानसार, देवा और वर्धा की कहानी आद्या को सुनाता है। 1127 में मन्नार, शौर्यांगा और घनियार जनजातियों के बर्बर डकैतों ने एक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, जिसे उन्होंने खानसार कहा। तीनों जनजातियों के योद्धाओं ने हमेशा खानसार को ब्रिटिश राज के दौरान भी विलय से बचाया है। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बाद राजा मन्नार के पिता शिव मन्नार ने खानसार की स्वायत्तता की घोषणा की, नक्शे से इसका अस्तित्व मिटा दिया। आंतरिक संघर्षों से बचने के लिए उन्होंने खानसार को 101 प्रांतों में वर्गीकृत किया। प्रांतों पर शासन करने के लिए कापू को और 10 कापू की देखरेख के लिए 8 डोरा को नियुक्त किया। उन्होंने खुद को कर्ता राजा घोषित किया। उन्होंने खानसार के लिए एक संविधान निबंधन भी लिखा, जिसे लागू किया गया। 1985 में शिव मन्नार के निधन के बाद राजा मन्नार ने शौर्यंगा जनजाति के व्यक्ति धारा रायसर की हत्या कर दी, जो अगले कर्ता बनने वाले थे, और क्रांति से बचने के लिए पूरी जनजाति को खत्म कर दिया। उन्होंने मन्नार और घनियार जनजातियों से अपने सहयोगियों को डोरा और कापू के रूप में नामित किया, जिससे खानसार पर उनका अधिकार स्थापित हो गया। 2010 में राधाराम के पति भारवा ने राजा मन्नार पर वर्धा और उसके भाई बाची के साथ मेल मिलाप करने का आग्रह किया, जिसे उन्होंने 1985 में अपना क्षेत्र देने के लिए निष्कासित कर दिया था। राजा मन्नार ने विक्षिप्त डोरा रंगा को वर्धा के लिए अपनी सीट छोड़ने का आदेश दिया, जिससे वह क्रोधित हो गया। फिर उसने राधाराम को रीजेंट नियुक्त करते हुए खानसार को कुछ कर्तव्य पर छोड़ दिया। अपने पिता की अनुपस्थिति में सिंहासन के लिए झगड़े से बचने के लिए राधाराम ने युद्ध विराम शुरू करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन डोराओं से भारी विरोध का सामना करना पड़ा, जो निबंधन के अनुसार युद्ध विराम के लिए वोट देने के अपने अधिकार का दावा करते हैं। 9 दिनों के बाद चुनाव निर्धारित है और राजा मन्नार के सबसे बड़े बेटे रुद्र मन्नार सहित सभी डोरा मतदान समाप्त होते ही अपने दावे को चुनौती देने के लिए विभिन्न देशों से भाड़े के सैनिकों को लाते हैं। देव खानसार पहुंचता है और वर्धा के आग्रह पर ज्यादातर समय उसके अपमान को सहता है। हालांकि जब विष्णु, एक घनियार डोरा नारंग का बेटा, जो लगातार अनुसूचित जनजाति की लड़कियों को बलात्कार के लिए चुनता है, एक लड़की से छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है, तो देव उससे लड़ता है और उसे मार डालता है। नतीजतन देव, वर्धा और सभी सहयोगी कैद हो जाते हैं। रुद्र नारंग को वर्धा के खिलाफ भड़काता है और विष्णु की मौत के मुकदमे के दौरान उसे मारने के लिए कहता है। देव लगातार नारंग से वर्धा को छोड़ने की विनती करता है, लेकिन जब वह पीछे हटने से इनकार करता है तो उसका सिर काट देता है। मतदान के दिन राजा मन्नार लौटता है और युद्ध विराम के पक्ष में मतदान करता है, लेकिन वर्धा अपना निर्णायक वोट युद्ध विराम को समाप्त करने के पक्ष में डालता है। वर्धा और देवा फांसी से बच निकलते हैं और रंगा और उसके क्रूर नशेड़ी गुर्गों की हत्या कर देते हैं। दूसरी ओर राजा मन्नार राधाराम को बताते हैं कि शौर्यांग जनजाति नरसंहार से बचकर जीवित है और भारवा एक शौर्यांग जनजाति का व्यक्ति है, जो लगातार उनके खिलाफ साजिश रच रहा है। वे भारवा के दाहिने हाथ थिरु को पकड़ लेते हैं, जो उन्हें बताता है कि देवाधारा का पुत्र है और खानसार की गद्दी का वास्तविक उत्तराधिकारी है, और धारा के परिवार को बचाने के लिए वर्धा ने अपने क्षेत्र का बलिदान दिया। दूसरी ओर घनियार जनजाति के लोग वाली, गुरुंग और चीका मन्नार के खिलाफ हाथ मिलाते हैं। जब सलार भाग 1 सीजफायर का टीजर 6 जुलाई 2023 को रिलीज किया गया था, तो इसे 24 घंटे में 83 मिलियन से अधिक बार देखा गया था, जिसने किसी भारतीय फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। फिल्म का पहला ट्रेलर 1 दिसंबर 2023 को रिलीज किया गया था।
दूसरा ट्रेलर 18 दिसंबर 2023 को रिलीज किया गया था। फिल्म के अंत में सालार भाग 2 शौर्यंगा पर्वम शीर्षक से फिल्म का सीक्वल सामने आया। जनवरी 2024 में केरागंदूर ने पुष्टि की कि स्क्रिप्ट तैयार है। नवंबर 2024 में होमप्ले फिल्म्स ने घोषणा की कि सीक्वल 2026 में रिलीज होगा। सीक्वल का फिल्मांकन अगस्त 2024 से रामोजी फिल्म सिटी में जारी रहा। सालार पार्ट एक सीजफायर एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे प्रशांत नील ने डायरेक्ट किया है और इसमें प्रभास मुख्य भूमिका में है। फिल्म की कहानी दोस्ती, धोखा और बदले के इर्द गिर्द घूमती है और इसकी पृष्ठभूमि एक काल्पनिक जगह खंसार की है। कहानी की शुरुआत होती है देव पृथ्वीराज सुकुमारन और वर्धा प्रभास की दोस्ती से। दोनों बचपन के अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार रहते हैं। लेकिन वक्त के साथ हालात बदल जाते हैं और उनके रास्ते अलग हो जाते हैं। देव खंसार नाम की एक खतरनाक और रहस्यमयी जगह का हिस्सा बन जाता है जहां कई अपराधी कबीले रहते हैं। खंसार में अलग अलग गुटों की सत्ता चलती है और यहां ताकतवर बनने की ओर लगी रहती है। वर्धा की एंट्री। दूसरी तरफ वर्धा एक आम जिंदगी जी रहा होता है, लेकिन जब देव की मां और कुछ लोग खतरे में पड़ जाते हैं तो देव मदद मांगता है अपने पुराने दोस्त वर्धा से। वर्धा पहले मना करता है, लेकिन फिर अपने दोस्त की खातिर खून खराबे की दुनिया में लौटने का फैसला करता है। फ्लैशबैक और बचपन की कहानी। फिल्म में फ्लैशबैक के जरिए वर्धा और देव की बचपन की कहानी भी दिखाई जाती है, कैसे दोनों की दोस्ती मजबूत हुई थी और कैसे वर्धा अपने दोस्त के लिए कुछ भी कर गुजरने वाला इंसान बना। मुख्य संघर्ष। वर्धा खंसार आता है और वहां की गंदी राजनीति और खून खराबे में शामिल हो जाता है। वो देव की मदद करता है सत्ता पाने में, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वर्धा को एहसास होता है कि देव अब वैसा दोस्त नहीं रहा जो पहले था। देव सत्ता के लालच में वर्धा से ही धोखा कर देता है। यहीं से कहानी मोड़ लेती है, दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है। क्लाइमैक्स। फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत धमाकेदार होता है। वर्धा का बदला, उसके एक्शन सीक्वेंस और खंसार की गंदी राजनीति को उजागर करते हुए फिल्म खत्म होती है। लेकिन पूरी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ पार्ट 1 है। आगे की कहानी सालार पार्ट 2 शूरवीर में देखने को मिलेगी। फिल्म में जबरदस्त एक्शन, इमोशनल दोस्ती, राजनीतिक साजिशें और दमदार डायलॉग्स हैं। प्रभास ने एकदम रफ और इंटेंस लुक में वर्धा का किरदार निभाया है, जो अपने दोस्त के लिए सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन जब वही दोस्त उसे धोखा देता है तो वो रुकता नहीं। नवंबर 2020 में नील को एनटी रामा राव जूनियर या प्रभास के साथ अपने अगले निर्देशन उपक्रमों के लिए जल्द ही उत्पादन शुरू करने की सूचना मिली थी। 2 दिसंबर को होमप्ले फिल्म्स ने घोषणा की कि नील अगली बार प्रभास के साथ एक तेलुगु भाषा की फिल्म नील की पहली पर सहयोग करेंगे, जिसका शीर्षक सालार है। 15 जनवरी 2021 को हैदराबाद में फिल्म के कलाकारों और चालक दल की उपस्थिति में एक मुहूर्त पूजा समारोह आयोजित किया गया था। नील के साथ अपनी चौथी लगातार फिल्म में रवि बसरोर को उसको बनाने के लिए चुना गया, जबकि भुवन गौड़ा और उज्ज्वल कुलकर्णी को क्रमशः छायांकन और संपादन संभालने के लिए संपर्क किया गया था। एक भाग वाली फिल्म होने की शुरुआत में 8 जुलाई 2023 को प्रोडक्शन हाउस ने घोषणा की कि सालार को 2 भागों में रिलीज किया जाएगा, जिसमें पहला उपशीर्षक सीजेफाया होगा। प्रभास को कास्ट करने पर नील ने कहा, मैं उनकी मासूमियत से आकर्षित हुआ। प्रभास अन्य अभिनेताओं की तुलना में अधिक मासूमियत दिखाते हैं। इस मासूमियत को बाहर निकालना और इसे स्क्रीन पर दिखाना शानदार होगा। 15 जबकि प्रभास ने कहा कि उनका किरदार बेहद हिंसक है, कुछ ऐसा जो उन्होंने वास्तव में पहले कभी नहीं किया है। 16 बाद में बताया गया कि वह अपनी भूमिका के लिए अधिक फिट और मांसल हो गए हैं। 17 आगे बताया गया कि वह दोहरी भूमिका निभाएंगे, जिसे बाद में अस्वीकार कर दिया गया। 28 जनवरी 2021 को प्रभास ने श्रुति हासन को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और सालार टीम में उनका स्वागत किया। उन्होंने आराध्या की भूमिका निभाई और उन्हें 8 करोड़ रुपए का पारिश्रमिक मिला। कोची में राधे श्याम के लिए एक प्रेस मीट के दौरान प्रभास ने खुलासा किया कि पृथ्वीराज सुकुमारन फिल्म में प्रभास के साथ अन्य मुख्य भूमिका निभाएंगे। इस प्रकार पुलिस 2010 के बाद पृथ्वीराज की तेलुगु सिनेमा में वापसी होगी। मधु गुरुस्वामी, जगपति बाबू, ईश्वरी राव, श्रेया रेड्डी, टीनू आनंद, बॉबी सिम्हा, रामचंद्र राजू, सप्तगिरी को प्रमुख भूमिकाएं निभाने के लिए चुना गया। प्रमोशनल ट्रेलर में माइम गोपी और जॉन विजय की मौजूदगी से उनके शामिल होने का पता चला। मुख्य फोटोग्राफी 27 जनवरी 2021 को तेलंगाना के एक शहर गोदावरी खानी में एक सेट पर शुरू हुई। हासन 2 दिन बाद प्रोडक्शन में शामिल हुए। कथित तौर पर प्रभास पर आधारित एक एक्शन सीक्वेंस फिल्माया गया था। एक दिन बाद प्रभास की एक ऑन सेट तस्वीर सोशल मीडिया पर लीक हो गई और वायरल हो गई, जिससे फिल्मांकन के दौरान कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई। 8 फरवरी को सिनेमेटोग्राफर भुवन गौड़ा ने घोषणा की कि पहला चरण समाप्त हो गया है।
दूसरा चरण 3 अगस्त 2021 को हैदराबाद में शुरू हुआ, जिसमें प्रभास और श्रुति के एक दृश्य को फिल्माया गया। चूंकि फिल्म निर्माता चाहते थे कि सालार किसी भी कोण से अगले स्तर पर दिखे, ये डार्क सेंट्रिक थीम तकनीक के माध्यम से शूट की गई पहली भारतीय फिल्म बन गई। 12 अगस्त तक दूसरा चरण समाप्त हो गया। मार्च 2022 में प्रभास की फिल्म राधे श्याम की रिलीज के तुरंत बाद फिल्मांकन रोक दिया गया था, जिसका मुख्य कारण स्पेन में उनके घुटने की सर्जरी करवाना और बाद में कल्कि 2898 ईस्वी के सेट में शामिल होना था। मई 2022 तक 30% फिल्मांकन कथित तौर पर पूरा हो गया था। तीसरा चरण 24 मई को शुरू होने की सूचना थी, लेकिन इसके बजाय 18 मई को शुरू हुआ। स्टूडियो ने उस दिन एक पर्दे के पीछे का वीडियो साझा किया, जिसमें चालक दल को एक एक्शन सीक्वेंस के लिए सेट तैयार करते हुए दिखाया गया था। चौथा चरण 28 जून को हैदराबाद में शुरू हुआ। शेड्यूल में कथित तौर पर एक एक्शन सीक्वेंस के लिए एक विशाल सेट बनाया गया था, जिसमें प्रभास, श्रुति और विभिन्न सेनानी थे, जिसकी स्टंट कोरियोग्राफी एंड्रीव की जोड़ी ने की थी। बताया गया कि शेड्यूल लंबा होगा। बताया गया है कि फिल्मांकन फरवरी 2023 की शुरुआत में अंतिम चरण में होगा और महीने के अंत तक समाप्त हो जाएगा। इस चरण में चालक दल ने लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से समुद्र के बीच में 20 मिनट लंबा एक्शन सीक्वेंस शूट किया। वीरा सिम्हा रेड्डी और वाल्टेयर वीर्या के पोस्ट प्रोडक्शन और रिलीज कार्यों में व्यस्त होने के बाद हासन 10 फरवरी को सेट पर शामिल हुए। उन्होंने 23 फरवरी तक अपने हिस्से का फिल्मांकन पूरा कर लिया। मार्च के मध्य में उत्पादन इटली के मटेरा में चला गया, फिर फिल्मांकन नेपल्स, फिर रोम और बुडापेस्ट में जारी रहेगा। 28 सितंबर 2023 की प्रारंभिक रिलीज की तारीख को सितंबर के मध्य में फिर से शूट करने के कारण स्थगित कर दिया गया था। अक्टूबर के अंत में एक बड़ा युद्ध अनुक्रम फिल्माया गया, जिसमें जीप, टैंक और ट्रंक सहित 750 से अधिक वाहन शामिल थे। मुख्य फोटोग्राफी लगभग 3 वर्षों में कुल 114 कार्य दिवसों के बाद पूरी हुई। दिसंबर 2022 में विजय किरागंदूर ने कहा कि दृश्य प्रभाव के काम में लगभग 6 महीने लगेंगे। अगस्त 2023 तक पोस्ट प्रोडक्शन का काम कर्नाटक के बसरोर गांव में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां संगीतकार रवि बसरोर का स्टूडियो स्थित है, कथित तौर पर सुरक्षा सुनिश्चित करने और लीक को रोकने के लिए। श्रुति हासन ने अगस्त 2023 के मध्य में अपने हिस्से की डबिंग शुरू की और तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम और हिंदी में ऐसा किया। उन्होंने सितंबर की शुरुआत में अपना डबिंग का काम पूरा कर लिया। पृथ्वीराज सुकुमारन 10 दिसंबर तक ऐसा ही करेंगे। सितंबर के मध्य में लगभग 600 वीएफएक्स शॉट्स अभी भी लंबित थे, जिसके कारण रीशूट के साथ साथ मूल 28 सितंबर की रिलीज की तारीख को स्थगित कर दिया गया। सालार पार्ट 1 सीज़फायर 22 दिसंबर 2023 को मानक और आईमैक्स प्रारूपों में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। इसे कन्नड़, हिंदी, तमिल और मलयालम भाषाओं के डब संस्करणों के साथ तेलुगु में रिलीज किया गया था। फिल्म को तीव्र एक्शन दृश्यों और हिंसा के कारण केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से केवल वयस्कों के लिए प्रमाणन प्राप्त हुआ। निर्माताओं को यूए वर्गीकरण की उम्मीद थी, लेकिन वे कटौती करने के लिए तैयार नहीं थे, और चूंकि बोर्ड ने अपने नियमों को अपडेट किया था, इसलिए निर्माताओं ने वयस्क वर्गीकरण को स्वीकार कर लिया। इससे पहले अगस्त 2021 में ये घोषणा की गई थी कि फिल्म 14 अप्रैल 2022 को रिलीज होने वाली है। बाद में नील और होम्बले की फिल्म केजीएफ अध्याय 2 के कारण फिल्म को स्थगित कर दिया गया था, जो उस तारीख को रिलीज होने वाली थी। मार्च 2022 में निर्माता विजय किरागंदूर ने पिनकविला के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन में देरी के कारण फिल्म को 2023 की दूसरी तिमाही अप्रैल-जून तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। अगस्त 2022 में रिलीज की तारीख 28 सितंबर 2023 घोषित की गई थी, लेकिन इसे 22 दिसंबर 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 5 जुलाई 2024 को फिल्म जापान में रिलीज हुई, जिसने किसी भारतीय फिल्म के लिए तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग हासिल की। इसे कर्नाटक में प्रोडक्शन हाउस होम्बले फिल्म्स द्वारा रिलीज किया गया था। फिल्म को उत्तरी अमेरिका में मोक्ष मूवीज और प्रत्यंगिरा सिनेमा द्वारा संयुक्त रूप से वितरित किया गया था। ए फिल्म्स ने उत्तर भारत में वितरण अधिकार हासिल किए, जबकि पृथ्वीराज प्रोडक्शंस ने केरल में वितरण अधिकार हासिल किए। मैत्री मूवी मेकर्स ने निजाम क्षेत्र के वितरण अधिकार हासिल किए। फिल्म को आंध्र प्रदेश में श्री सिरी साई सिनेमाज, लक्ष्मी नरसिम्हा श्री मणिकांता फिल्म्स, गीता फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर, केएसएन टेली फिल्म्स, श्री विंग मंबा सिनेमाज और शिल्पकला एंटरटेनमेंट्स द्वारा वितरित किया गया था। तमिलनाडु के वितरण अधिकार रेड जायंट मूवीज ने हासिल किए। सालार पार्ट 1 सीज़फायर ने पहले दिन घरेलू स्तर पर 95 करोड़ रुपए कमाए, जबकि इसने दुनिया भर में कुल 178 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया।
ये फिल्म 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म, अब तक की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म, अब तक की छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दक्षिण भारतीय फिल्म, 2023 की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म और अब तक की 15वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनकर उभरी। इसने दुनिया भर में 700 करोड़ रुपए की कमाई की है। हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिने वुडहब वन चैनल। आज हम बात करेंगे सालार भाग एक युद्ध विराम 2023 में रिलीज होने वाली एक भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन प्रशांत नील ने और निर्माण विजय किरागंदूर ने होमले फिल्म्स के तहत। फिल्म में प्रभास मुख्य भूमिका में हैं, उनके साथ पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हासन, जगपति बाबू, बॉबी सिम्हा और श्रिया रेड्डी जैसे कलाकार हैं। खानसार के काल्पनिक डायस्टोपियन शहर राज्य में, जहां राजशाही अभी भी मौजूद है, फिल्म खानसार के निर्वासित राजकुमार देवा प्रभास और खानसार के वर्तमान राजकुमार वरदा पृथ्वीराज सुकुमारन के बीच की दोस्ती का अनुसरण करती है। जब उसके पिता के मंत्रियों और उसके रिश्तेदारों द्वारा तख्तापलट की योजना बनाई जाती है, तो वरदा खानसार का निर्विवाद शासक बनने के लिए देवा की मदद लेता है। फिल्म की शुरुआती कहानी नील की पहली फिल्म उग्रग्राम 2014 से ली गई थी और ये 2 भाग वाली फिल्म का पहला भाग है। इसे आधिकारिक तौर पर दिसंबर 2020 में सालार शीर्षक के तहत घोषित किया गया था। हालांकि जुलाई 2023 में इसकी पहली किस्त का शीर्षक सालार भाग एक युद्ध विराम रखा गया था। मुख्य फोटोग्राफी जनवरी 2021 में शुरू हुई और 2023 के अंत में लपेटने से पहले लगभग 3 वर्षों में कई चरणों में छिटपुट रूप से हुई। फिल्मांकन स्थानों में तेलंगाना, इटली और बुडापेस्ट शामिल थे। महामारी, रीशूट और वीएफएक्स में देरी से लेकर उत्पादन की कठिनाइयों ने सालार की रिलीज की तारीख को कई बार टाल दिया। भाग एक सीजफायर 22 दिसंबर 2023 को क्रिसमस के साथ सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। यह एक व्यावसायिक सफलता थी, जिसने 270 करोड़ रुपए के बजट पर 700 करोड़ रुपए की कमाई की, जिससे ये 2023 की सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बन गई, जो अब तक की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म है और अपने नाट्य प्रदर्शन के अंत में अब तक की 17वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। 1985 में देव और वर्धा मन्नार खानसार में अभिन्न साथी हैं, जो एक शक्तिशाली शहर राज्य है, जिस पर वर्धा के पिता राजा मन्नार के नेतृत्व में राजशाही सरकार का शासन है। जब राजा मन्नार शौर्यंगा जनजाति के विनाश का आदेश देता है, तो एक हिंसक भीड़ देव और उनकी मां पर उनके निवास पर हमला करती है। वर्धा हस्तक्षेप करता है और उनकी जान बख्शने के बदले में भीड़ के नेता को अपने कब्जे में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र प्रदान करता है। फिर वह सुनिश्चित करता है कि दोनों चुपचाप खानसार को हमेशा के लिए छोड़ दें, लेकिन देव जब भी वर्धा उसे बुलाएगा, वापस लौटने की कसम खाता है। 2017 में एनआरआई कृष्णकांत को पता चलता है कि उनकी बेटी आद्या, उनके बिना जाने, न्यूयॉर्क शहर में उनके घर से अपनी मां की अस्थियों को विसर्जित करने के लिए वाराणसी गई है। उसका आगमन वर्धा की स्पष्ट रूप से पागल सौतेली बहन राधाराम की वफादार नौकरानी ओबुलम्मा को सतर्क करता है। वह अपने गुर्गों को उसका अपहरण करने का निर्देश देती है। कृष्णकांत बिलाल की सहायता लेते हैं, जो आद्या को असम के तिनसुकिया में अपने दोस्त देवा के आउटहाउस में सुरक्षित रखता है, जहां वह देवा की कठोर मां द्वारा चलाए जा रहे स्कूल में नौकरी के लिए आई होने का दिखावा करती है। हालांकि अंततः उसे खोज लिया जाता है और उसका अपहरण होने वाला होता है, लेकिन देवा की मां, जिसने उसे हमेशा हिंसा का सहारा लेने से रोका था, अनिच्छा से उसे बचाने का निर्देश देती। घटनाओं के इस मोड़ से निराश होकर देवा की मां उसके साथ भागने का फैसला करती है, लेकिन आद्या और बिलाल को एक काफिले में ले जाते हुए देखने पर वह फिर से देवा को उसे बचाने के लिए संकेत देती है। देवा काफिले को रोकता है, जिस पर खानसार का प्रतीक है, और वर्धा, ओबुलम्मा और राधाराम का ध्यान आकर्षित करता है। बाद में पता चलता है कि उसने देवा को वर्धा के खिलाफ खड़ा करने के लिए घटनाओं का मंचन किया है, क्योंकि खानसार के प्रतीक का विरोध करने का मतलब मौत है, एक नियम जिसे खुद देवा ने 7 साल पहले स्थापित किया था। वह ये भी दावा करती है कि वर्धा और देवा में से केवल एक ही आगामी टकराव से बचेगा। इस बीच बिलाल खानसार, देवा और वर्धा की कहानी आद्या को सुनाता है। 1127 में मन्नार, शौर्यांगा और घनियार जनजातियों के बर्बर डकैतों ने एक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, जिसे उन्होंने खानसार कहा। तीनों जनजातियों के योद्धाओं ने हमेशा खानसार को ब्रिटिश राज के दौरान भी विलय से बचाया है। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बाद राजा मन्नार के पिता शिव मन्नार ने खानसार की स्वायत्तता की घोषणा की, नक्शे से इसका अस्तित्व मिटा दिया। आंतरिक संघर्षों से बचने के लिए उन्होंने खानसार को 101 प्रांतों में वर्गीकृत किया। प्रांतों पर शासन करने के लिए कापू को और 10 कापू की देखरेख के लिए 8 डोरा को नियुक्त किया। उन्होंने खुद को कर्ता राजा घोषित किया। उन्होंने खानसार के लिए एक संविधान निबंधन भी लिखा, जिसे लागू किया गया।
1985 में शिव मन्नार के निधन के बाद राजा मन्नार ने शौर्यंगा जनजाति के व्यक्ति धारा रायसर की हत्या कर दी, जो अगले कर्ता बनने वाले थे, और क्रांति से बचने के लिए पूरी जनजाति को खत्म कर दिया। उन्होंने मन्नार और घनियार जनजातियों से अपने सहयोगियों को डोरा और कापू के रूप में नामित किया, जिससे खानसार पर उनका अधिकार स्थापित हो गया। 2010 में राधाराम के पति भारवा ने राजा मन्नार पर वर्धा और उसके भाई बाची के साथ मेल मिलाप करने का आग्रह किया, जिसे उन्होंने 1985 में अपना क्षेत्र देने के लिए निष्कासित कर दिया था। राजा मन्नार ने विक्षिप्त डोरा रंगा को वर्धा के लिए अपनी सीट छोड़ने का आदेश दिया, जिससे वह क्रोधित हो गया। फिर उसने राधाराम को रीजेंट नियुक्त करते हुए खानसार को कुछ कर्तव्य पर छोड़ दिया। अपने पिता की अनुपस्थिति में सिंहासन के लिए झगड़े से बचने के लिए राधाराम ने युद्ध विराम शुरू करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन डोराओं से भारी विरोध का सामना करना पड़ा, जो निबंधन के अनुसार युद्ध विराम के लिए वोट देने के अपने अधिकार का दावा करते हैं। 9 दिनों के बाद चुनाव निर्धारित है और राजा मन्नार के सबसे बड़े बेटे रुद्र मन्नार सहित सभी डोरा मतदान समाप्त होते ही अपने दावे को चुनौती देने के लिए विभिन्न देशों से भाड़े के सैनिकों को लाते हैं। देव खानसार पहुंचता है और वर्धा के आग्रह पर ज्यादातर समय उसके अपमान को सहता है। हालांकि जब विष्णु, एक घनियार डोरा नारंग का बेटा, जो लगातार अनुसूचित जनजाति की लड़कियों को बलात्कार के लिए चुनता है, एक लड़की से छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है, तो देव उससे लड़ता है और उसे मार डालता है। नतीजतन देव, वर्धा और सभी सहयोगी कैद हो जाते हैं। रुद्र नारंग को वर्धा के खिलाफ भड़काता है और विष्णु की मौत के मुकदमे के दौरान उसे मारने के लिए कहता है। देव लगातार नारंग से वर्धा को छोड़ने की विनती करता है, लेकिन जब वह पीछे हटने से इनकार करता है तो उसका सिर काट देता है। मतदान के दिन राजा मन्नार लौटता है और युद्ध विराम के पक्ष में मतदान करता है, लेकिन वर्धा अपना निर्णायक वोट युद्ध विराम को समाप्त करने के पक्ष में डालता है। वर्धा और देवा फांसी से बच निकलते हैं और रंगा और उसके क्रूर नशेड़ी गुर्गों की हत्या कर देते हैं। दूसरी ओर राजा मन्नार राधाराम को बताते हैं कि शौर्यांग जनजाति नरसंहार से बचकर जीवित है और भारवा एक शौर्यांग जनजाति का व्यक्ति है, जो लगातार उनके खिलाफ साजिश रच रहा है। वे भारवा के दाहिने हाथ थिरु को पकड़ लेते हैं, जो उन्हें बताता है कि देवाधारा का पुत्र है और खानसार की गद्दी का वास्तविक उत्तराधिकारी है और धारा के परिवार को बचाने के लिए वर्धा ने अपने क्षेत्र का बलिदान दिया। दूसरी ओर घनियार जनजाति के लोग वाली, गुरुंग और चीका मन्नार के खिलाफ हाथ मिलाते हैं। जब सलार भाग 1 सीजफायर का टीजर 6 जुलाई 2023 को रिलीज किया गया था, तो इसे 24 घंटे में 83 मिलियन से अधिक बार देखा गया था, जिसने किसी भारतीय फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। फिल्म का पहला ट्रेलर 1 दिसंबर 2023 को रिलीज किया गया था। दूसरा ट्रेलर 18 दिसंबर 2023 को रिलीज किया गया था। फिल्म के अंत में सालार भाग 2 शौर्यंगा पर्वम शीर्षक से फिल्म का सीक्वल सामने आया। जनवरी 2024 में केरागंदूर ने पुष्टि की कि स्क्रिप्ट तैयार है। नवंबर 2024 में होमप्ले फिल्म्स ने घोषणा की कि सीक्वल 2026 में रिलीज होगा। सीक्वल का फिल्मांकन अगस्त 2024 से रामोजी फिल्म सिटी में जारी रहा। सालार पार्ट 1 सीजफायर एक एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे प्रशांत नील ने डायरेक्ट किया है और इसमें प्रभास मुख्य भूमिका में है। फिल्म की कहानी दोस्ती, धोखा और बदले के इर्द गिर्द घूमती है और इसकी पृष्ठभूमि एक काल्पनिक जगह खनसार की है। कहानी की शुरुआत होती है देव पृथ्वीराज सुकुमारन और वर्धा प्रभास की दोस्ती से। दोनों बचपन के अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार रहते हैं, लेकिन वक्त के साथ हालात बदल जाते हैं और उनके रास्ते अलग हो जाते हैं। देव खनसार नाम की एक खतरनाक और रहस्यमयी जगह का हिस्सा बन जाता है, जहां कई अपराधी कबीले रहते हैं। खनसार में अलग अलग गुटों की सत्ता चलती है और यहां ताकतवर बनने की ओर लगी रहती है। वर्धा की एंट्री। दूसरी तरफ वर्धा एक आम जिंदगी जी रहा होता है, लेकिन जब देव की मां और कुछ लोग खतरे में पड़ जाते हैं, तो देव मदद मांगता है अपने पुराने दोस्त वर्धा से। वर्धा पहले मना करता है, लेकिन फिर अपने दोस्त की खातिर खून खराबे की दुनिया में लौटने का फैसला करता है। फ्लैशबैक और बचपन की कहानी। फिल्म में फ्लैशबैक के जरिए वर्धा और देव की बचपन की कहानी भी दिखाई जाती है, कैसे दोनों की दोस्ती मजबूत हुई थी और कैसे वर्धा अपने दोस्त के लिए कुछ भी कर गुजरने वाला इंसान बना। मुख्य संघर्ष। वर्धा खनसार आता है और वहां की गंदी राजनीति और खून खराबे में शामिल हो जाता है। वो देव की मदद करता है सत्ता पाने में, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, वर्धा को एहसास होता है कि देव अब वैसा दोस्त नहीं रहा जो पहले था। देव सत्ता के लालच में वर्धा से ही धोखा कर देता है। यहीं से कहानी मोड़ लेती है, दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है। क्लाइमैक्स। फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत धमाकेदार होता है। वर्धा का बदला, उसके एक्शन सीक्वेंस और खनसार की गंदी राजनीति को उजागर करते हुए फिल्म खत्म होती है, लेकिन पूरी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ पार्ट 1 है। आगे की कहानी सालार पार्ट 2 शूरवीर में देखने को मिलेगी।
फिल्म में जबरदस्त एक्शन, इमोशनल दोस्ती, राजनीतिक साजिशें और दमदार डायलॉग्स हैं। प्रभास ने एकदम रफ और इंटेंस लुक में वर्धा का किरदार निभाया है, जो अपने दोस्त के लिए सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन जब वही दोस्त उसे धोखा देता है, तो वो रुकता नहीं। नवंबर 2020 में नील को एन टी रामा राव जूनियर या प्रभास के साथ अपने अगले निर्देशन उपक्रमों के लिए जल्द ही उत्पादन शुरू करने की सूचना मिली थी। 2 दिसंबर को होमप्ले फिल्म्स ने घोषणा की कि नील अगली बार प्रभास के साथ एक तेलुगु भाषा की फिल्म नील की पहली पर सहयोग करेंगे, जिसका शीर्षक सालार है। 15 जनवरी 2021 को हैदराबाद में फिल्म के कलाकारों और चालक दल की उपस्थिति में एक मुहूर्त पूजा समारोह आयोजित किया गया था। नील के साथ अपनी चौथी लगातार फिल्म में रवि बसरोर को उसको बनाने के लिए चुना गया, जबकि भुवन गौड़ा और उज्ज्वल कुलकर्णी को क्रमशः छायांकन और संपादन संभालने के लिए संपर्क किया गया था। एक भाग वाली फिल्म होने की शुरुआत में 8 जुलाई 2023 को प्रोडक्शन हाउस ने घोषणा की कि सालार को 2 भागों में रिलीज किया जाएगा, जिसमें पहला उपशीर्षक सीजेफाया होगा। प्रभास को कास्ट करने पर नील ने कहा, मैं उनकी मासूमियत से आकर्षित हुआ। प्रभास अन्य अभिनेताओं की तुलना में अधिक मासूमियत दिखाते हैं। इस मासूमियत को बाहर निकालना और इसे स्क्रीन पर दिखाना शानदार होगा। 15 जबकि प्रभास ने कहा कि उनका किरदार बेहद हिंसक है, कुछ ऐसा जो उन्होंने वास्तव में पहले कभी नहीं किया है। 16 बाद में बताया गया कि वह अपनी भूमिका के लिए अधिक फिट और मांसल हो गए हैं। 17 आगे बताया गया कि वह दोहरी भूमिका निभाएंगे, जिसे बाद में अस्वीकार कर दिया गया। 28 जनवरी 2021 को प्रभास ने श्रुति हासन को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और सालार टीम में उनका स्वागत किया। उन्होंने आराध्या की भूमिका निभाई और उन्हें 8 करोड़ रुपए का पारिश्रमिक मिला। कोची में राधे श्याम के लिए एक प्रेस मीट के दौरान प्रभास ने खुलासा किया कि पृथ्वीराज सुकुमारन फिल्म में प्रभास के साथ अन्य मुख्य भूमिका निभाएंगे। इस प्रकार पुलिस 2010 के बाद पृथ्वीराज की तेलुगु सिनेमा में वापसी होगी। मधु गुरुस्वामी, जगपति बाबू, ईश्वरी राव, श्रेया रेड्डी, टीनू आनंद, बॉबी सिम्हा, रामचंद्र राजू, सप्तगिरी को प्रमुख भूमिकाएं निभाने के लिए चुना गया। प्रमोशनल ट्रेलर में माइम गोपी और जॉन विजय की मौजूदगी से उनके शामिल होने का पता चला। मुख्य फोटोग्राफी 27 जनवरी 2021 को तेलंगाना के एक शहर गोदावरीखानी में एक सेट पर शुरू हुई। हासन 2 दिन बाद प्रोडक्शन में शामिल हुए। कथित तौर पर प्रभास पर आधारित एक एक्शन सीक्वेंस फिल्माया गया था। एक दिन बाद प्रभास की एक ऑन सेट तस्वीर सोशल मीडिया पर लीक हो गई और वायरल हो गई, जिससे फिल्मांकन के दौरान कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई। 8 फरवरी को सिनेमेटोग्राफर भुवन गौड़ा ने घोषणा की कि पहला चरण समाप्त हो गया है। दूसरा चरण 3 अगस्त 2021 को हैदराबाद में शुरू हुआ, जिसमें प्रभास और श्रुति के एक दृश्य को फिल्माया गया। चूंकि फिल्म निर्माता चाहते थे कि सालार किसी भी कोण से अगले स्तर पर दिखे, ये डार्क सेंट्रिक थीम तकनीक के माध्यम से शूट की गई पहली भारतीय फिल्म बन गई। 12 अगस्त तक दूसरा चरण समाप्त हो गया। मार्च 2022 में प्रभास की फिल्म राधे श्याम की रिलीज के तुरंत बाद फिल्मांकन रोक दिया गया था, जिसका मुख्य कारण स्पेन में उनके घुटने की सर्जरी करवाना और बाद में कल की 2898 ईस्वी के सेट में शामिल होना था। मई 2022 तक 30% फिल्मांकन कथित तौर पर पूरा हो गया था। तीसरा चरण 24 मई को शुरू होने की सूचना थी, लेकिन इसके बजाय 18 मई को शुरू हुआ। स्टूडियो ने उस दिन एक पर्दे के पीछे का वीडियो साझा किया, जिसमें चालक दल को एक एक्शन सीक्वेंस के लिए सेट तैयार करते हुए दिखाया गया था। चौथा चरण 28 जून को हैदराबाद में शुरू हुआ। शेड्यूल में कथित तौर पर एक एक्शन सीक्वेंस के लिए एक विशाल सेट बनाया गया था, जिसमें प्रभास, श्रुति और विभिन्न सेनानी थे, जिसकी स्टंट कोरियोग्राफी एंड्रीव की जोड़ी ने की थी। बताया गया कि शेड्यूल लंबा होगा। बताया गया है कि फिल्मांकन फरवरी 2023 की शुरुआत में अंतिम चरण में होगा और महीने के अंत तक समाप्त हो जाएगा। इस चरण में चालक दल ने लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से समुद्र के बीच में 20 मिनट लंबा एक्शन सीक्वेंस शूट किया। वीरा सिम्हा रेड्डी और वाल्टेयर वीरिया के पोस्ट प्रोडक्शन और रिलीज कार्यों में व्यस्त होने के बाद हासन 10 फरवरी को सेट पर शामिल हुए। उन्होंने 23 फरवरी तक अपने हिस्से का फिल्मांकन पूरा कर लिया। मार्च के मध्य में उत्पादन इटली के मटेरा में चला गया, फिर फिल्मांकन नेपल्स, फिर रोम और बुडापेस्ट में जारी रहेगा। 28 सितंबर 2023 की प्रारंभिक रिलीज की तारीख को सितंबर के मध्य में फिर से शूट करने के कारण स्थगित कर दिया गया था। अक्टूबर के अंत में एक बड़ा युद्ध अनुक्रम फिल्माया गया, जिसमें जीप, टैंक और ट्रंक सहित 750 से अधिक वाहन शामिल थे। मुख्य फोटोग्राफी लगभग 3 वर्षों में कुल 114 कार्य दिवसों के बाद पूरी हुई। दिसंबर 2022 में विजय किरागंदूर ने कहा कि दृश्य प्रभाव के काम में लगभग 6 महीने लगेंगे। अगस्त 2023 तक पोस्ट प्रोडक्शन का काम कर्नाटक के बसरोर गांव में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां संगीतकार रवि बसरोर का स्टूडियो स्थित है, कथित तौर पर सुरक्षा सुनिश्चित करने और लीक को रोकने के लिए।
श्रुति हासन ने अगस्त 2023 के मध्य में अपने हिस्से की डबिंग शुरू की और तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम और हिंदी में ऐसा किया। उन्होंने सितंबर की शुरुआत में अपना डबिंग का काम पूरा कर लिया। पृथ्वीराज सुकुमारन 10 दिसंबर तक ऐसा ही करेंगे। सितंबर के मध्य में लगभग 600 वीएफएक्स शॉट्स अभी भी लंबित थे, जिसके कारण रीशूट के साथ साथ मूल 28 सितंबर की रिलीज की तारीख को स्थगित कर दिया गया। सालार पार्ट 1 सीज़फायर 22 दिसंबर 2023 को मानक और आईमैक्स प्रारूपों में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। इसे कन्नड़, हिंदी, तमिल और मलयालम भाषाओं के डब संस्करणों के साथ तेलुगु में रिलीज किया गया था। फिल्म को तीव्र एक्शन दृश्यों और हिंसा के कारण केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से केवल वयस्कों के लिए प्रमाणन प्राप्त हुआ। निर्माताओं को यूए वर्गीकरण की उम्मीद थी, लेकिन वे कटौती करने के लिए तैयार नहीं थे और चूंकि बोर्ड ने अपने नियमों को अपडेट किया था, इसलिए निर्माताओं ने वयस्क वर्गीकरण को स्वीकार कर लिया। इससे पहले अगस्त 2021 में ये घोषणा की गई थी कि फिल्म 14 अप्रैल 2022 को रिलीज होने वाली है। बाद में नील और होम्बले की फिल्म केजीएफ अध्याय 2 के कारण फिल्म को स्थगित कर दिया गया था, जो उस तारीख को रिलीज होने वाली थी। मार्च 2022 में निर्माता विजय किरागंदूर ने पिनकविला के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन में देरी के कारण फिल्म को 2023 की दूसरी तिमाही अप्रैल-जून तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। अगस्त 2022 में रिलीज की तारीख 28 सितंबर 2023 घोषित की गई थी, लेकिन इसे 22 दिसंबर 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 5 जुलाई 2024 को फिल्म जापान में रिलीज हुई, जिसने किसी भारतीय फिल्म के लिए तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग हासिल की। इसे कर्नाटक में प्रोडक्शन हाउस होम्बले फिल्म्स द्वारा रिलीज किया गया था। फिल्म को उत्तरी अमेरिका में मोक्ष मूवीज और प्रत्यंगिरा सिनेमा द्वारा संयुक्त रूप से वितरित किया गया था। ए फिल्म्स ने उत्तर भारत में वितरण अधिकार हासिल किए, जबकि पृथ्वीराज प्रोडक्शंस ने केरल में वितरण अधिकार हासिल किए। मैथिली मूवी मेकर्स ने निजाम क्षेत्र के वितरण अधिकार हासिल किए। फिल्म को आंध्र प्रदेश में श्री सिरी साई सिनेमाज, लक्ष्मी नरसिम्हा श्री मणिकांता फिल्म्स, गीता फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर, केएसएन टेली फिल्म्स, श्री विंगमंबा सिनेमाज और शिल्पकला एंटरटेनमेंट्स द्वारा वितरित किया गया था। तमिलनाडु के वितरण अधिकार रेड जायंट मूवीज ने हासिल किए। सालार पार्ट 1 सीज़फायर ने पहले दिन घरेलू स्तर पर 95 करोड़ रुपए कमाए, जबकि इसने दुनिया भर में कुल 178 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। ये फिल्म 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म, अब तक की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म, अब तक की छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दक्षिण भारतीय फिल्म, 2023 की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म और अब तक की 15वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनकर उभरी। इसने दुनिया भर में 700 करोड़ रुपए की कमाई की है। हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।